स्टूडेंट्स क्लास 9 चैप्टर 11 का एनसीईआरटी एग्जाम्पल पार्ट 2 लेके आए हैं। पार्ट 2 स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 5 से। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। ए गर्ल इज कैरिंग ए स्कूल बैग ऑफ 3 kg मास। एक स्कूल बैग कैरी कर रही है गर्ल्स, 3 kg मास है, 3 kg मास है उस स्कूल बैग का, और 200 मीटर 200 मीटर रास्ते पे चलती है, प्लेन रास्ते पे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ने उस बैग के ऊपर कितना वर्क किया है। इसमें देखिए, ये रहा वो बैग, ये रहा वो बैग, मैं थोड़ा हाईलाइट कर दे रहा हूँ। ये रहा, दिस इज योर बैग। इस बैग का मास है कितना, इस बैग का मास कितना है 3 kg, 3 kg मास है। तो 3 kg मास है, तो इस बैग के ऊपर फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स पता है नीचे लगता है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज एक्ट इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये रहा बैग है ना, इस बैग का फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ। एक गर्ल वॉक कर रही है रास्ते पे, ऐसा वॉक कर रही है। कितना वॉक की है, 200 मीटर वॉक की है। ओके, तो ये रहा फोर्स और ये रहा डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है स्टूडेंट्स, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है ना, तो एंगल कितना बन रहा है, वो थीटा बन रहा है 90 डिग्री का। और आपको पता होना चाहिए W इजिकल टू क्या होता है, एफ एस कोस थीटा, यानी W इजिकल टू एफ इंटू एस इंटू कोस थीटा यानी एंगल कितना है 90 डिग्री है। तो इसको पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, W इजिकल टू एफ इंटू एस, और कोस 90 का वैल्यू होता है 0 डिग्री, कोस 90 का वैल्यू होता है 0, तो एफ एस इंटू 0 हो जाएगा 0 जूल। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा 0 जूल। एक चीज़ आपको मैं लिख दे रहा हूँ, आपको याद रखना चाहिए, तीन चीज़ याद रखिएगा। इफ़ थीटा, अगर थीटा आपका 90 डिग्री हो ना, तो उस केस में वर्क होता है 0 जूल। इसको याद रखिएगा क्योंकि ये रिपीटेडली एग्जाम में आता है। सेकेंड क्या ध्यान रखना है, अगर आपका थीटा हो जाता है यहाँ पर 180 डिग्री ना, 180 डिग्री, तो उस केस में जो वर्क होगा ना, वो वर्क हो जाएगा आपका नेगेटिव, कुछ भी हो लेकिन नेगेटिव होगा। थर्ड और लास्ट आपको याद रखना है, जो याद रखना है वो ये है कि अगर आपका 3 नंबर, इफ़ थीटा इजिकल टू 0 डिग्री, तो उस केस में जो वर्क होगा ना, वर्क आपका आएगा पॉजिटिव। ये 3 चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। रिपीटेडली ये घूम के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 6 समझ गए। जब भी आपका एक कोई भी ऑब्जेक्ट, माथे पे कोई ऑब्जेक्ट लेके अगर रास्ते पे चल रहे हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना वर्क करेगा, 0 डिग्री 0 जूल वर्क करेगा, क्योंकि एंगल आपका 90 होता है, फोर्स नीचे रहेगा और आपका चलते हैं पैरेलल, तो दोनों के बीच में एंगल 90, वर्क 0। जब भी एंगल 90 होगा वर्क 0 होगा। अगर फोर्स लग रहा है इधर और डिस्प्लेसमेंट इधर, एंगल होता है 180 डिग्री, इस केस में वर्क होगा आपका नेगेटिव। अगर फोर्स लग रहा है इधर और ऑब्जेक्ट चल भी रहा है इधर, तो यानी ये एंगल हो गया 0 डिग्री, तो वर्क हो जाएगा आपका पॉजिटिव। तो इस तरह चीज़ें बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये रिपीटेडली एग्जाम में आते हैं, इसको आपको ध्यान रखना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है 6 नंबर, विच द फ्लोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ एनर्जी। कौन एनर्जी का यूनिट नहीं है। तो सबसे पहला बात, ऑप्शन नंबर ए जूल। तो ये खुद अपने आप में ये जूल अपने आप में ये खुद ही ऐसा यूनिट होता है। एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी, ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी खुद जूल होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। न्यूटन मीटर भी क्या होता है, ये एक एनर्जी का ही यूनिट होता है, न्यूटन मीटर इज ऑल्सो यूनिट ऑफ एनर्जी। क्यों होता है, देखिए, वर्क इजिकल क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। हमने पॉजिटिव वर्क लिया हूँ, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है कि नहीं होता है। चलिए, फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन, इंटू डॉट को इंटू रिप्रेजेंट करते हैं, और डिस्टेंस कैसा होता है, मीटर। आ गया कि नहीं आ गया, देखिए क्या आ गया, जूल इजिकल टू न्यूटन मीटर। तो न्यूटन मीटर यानी मतलब क्या, जूल मतलब क्या, एनर्जी, तो इसका मतलब न्यूटन मीटर भी होगा। अगर आप जाओगे क्लास 11 में, तो यहाँ पे एक और आपको चीज़ सीखने की मिलेगा। तो न्यूटन मीटर किसका ऐसा यूनिट होता है, तो न्यूटन मीटर द ऐसा यूनिट ऑफ, वैसे ये क्लास 9 में नहीं है, लेकिन फिर मैं जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ, ऐसा यूनिट ऑफ न्यूटन मीटर ना, वो होता है आपका टॉर्क। वो क्या होता है आपका, वो होता है टॉर्क। उसको हम लोग बोलते हैं मूवमेंट भी बोलते हैं उसको, टॉर्क क्या होता है, ये एक बेसिकली एंगुलर फोर्स है, ये आपका एंगुलर फोर्स है। अब बोलोगे सर ये एंगुलर फोर्स क्या होता है, जब भी फोर्स लगता है एक एंगल पे, जिस फोर्स को लगने के बाद अगर ऑब्जेक्ट का एंगल चेंज हो, सपोज मान लिए ये एक कांटा है या नेल से कनेक्ट करके मैंने एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दिया। इस ऑब्जेक्ट का लेंथ है 1 मीटर, तो इस ऑब्जेक्ट पर मैं फोर्स लगा रहा हूँ, एफ लगा रहा हूँ 1 न्यूटन का। तो ये क्या होगा, ये तो फिक्स है, ये पार्ट फिक्स है ना, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा,
थोड़ा देर बाद ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे पहुँच जाएगा, यहाँ पे पहुँच जाएगा। तो ये एंगल रोटेट किया कि नहीं, तो इसी को बोलते हैं टॉर्क। जब भी फोर्स लगता है किसी एंगल पे उसी को हम लोग बोलते हैं टॉर्क बोलते हैं। ये वैसे आपको ये आपका सिलेबस में नहीं है, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन मैंने बता दिया। तो बस क्लास 9th लेवल पर न्यूटन मीटर क्या होता है, एक यूनिट है, एनर्जी का यूनिट है। अगर सीनियर क्लास में जाओगे तो न्यूटन मीटर बेसिकली किसका ऐसा यूनिट होता है, ये होता है टॉर्क का ऐसा यूनिट। टॉर्क क्या होता है, जब किसी एंगल पे फोर्स लगता है, देखिए एक फोर्स लगने के बाद ये एंगल चेंज हुआ ना, रोटेट हुआ, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से आके यहाँ पहुँच गया, तो इसको बोलते हैं टॉर्क। किसी फोर्स लगने के बाद एंगल चेंज होना, उसी को बोलते हैं टॉर्क। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। बढ़िया क्वेश्चन है। द वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन, वर्क किस पे डिपेंड नहीं करता है। आइए देखते हैं, चेक करते हैं इसको। W इक्वल टू होता है एफ एस कोस थीटा। एफ यानी होता है फोर्स, एस यानी होता है डिस्प्लेसमेंट, और एक कोस थीटा ये होता है बेसिकली आपका एंगल। तो वर्क किस पे डिपेंड कर रहा है, किस पे नहीं कर रहा है उसको छोड़िए, किस पे कर रहा है, फोर्स पे कर रहा है तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। एंगल पे डिपेंड कर रहा है तो ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट होगा। तो किस पे नहीं कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी। इस फॉर्मूला में कहीं आपको वेलोसिटी दिख रहा है क्या, वेलोसिटी नहीं दिख रहा है, यानी वर्क डन वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। ऑप्शन नंबर आपका डी, यानी डी ऑप्शन करेक्ट होगा, है ना, नोट पूछा है ना, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, बाकी सबके सब मिस्टेक होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी 7 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। वाटर स्टोर इन ए डैम, अगर डैम में, ये रहा डैम में अगर पानी स्टोर है ना, ये रहा आपका वाटर दिख रहा होगा आपका, ये आपका वाटर स्टोर डैम के अंदर। इस डैम का जो वाटर स्टोर है, इस वाटर के अंदर कौन सा एनर्जी है, कोई एनर्जी नहीं है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी। देखिए ये रहा इस डैम का ग्राउंड लेवल, ये जो एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी वो हाइट पे डिपेंड करता है। तो ये रहा वाटर का हाइट, देखिए यहाँ तक वाटर है ना, यहाँ तक वाटर है पूरा, तो एनर्जी का सॉरी वाटर का हाइट हुआ। तो वाटर का जो एनर्जी होगा यहाँ पर, एक सेकेंड, ओके, वाटर का जो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। क्यों, क्योंकि अगर वाटर स्टोर है, इसका मतलब स्टोर यानी क्या, रुका हुआ है, रुका हुआ मतलब क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा इसका, जीरो होगा। वाटर स्टोर यानी काइनेटिक एनर्जी क्या, जीरो। तो ये वाटर इतना हाइट है वाटर का, तो हाइट के कारण जो एनर्जी होता है उसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, है ना। और वैसे भी इस वाटर के अंदर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो क्या नीचे की तरफ लग रहा है कि नहीं, एक्सटेंडेड ग्रेविटी, एक्सटेंडेड ग्रेविटी हमें नीचे लगता है। तो इसके बाद जी है, इस वाटर इतना ह्यूज अमाउंट में पानी अगर जमा है तो इसका कुछ ना कुछ मास भी तो होगा पानी का। तो इसके अंदर मास है, एक्सटेंडेड ग्रेविटी है, पानी का हाइट है, तो कौन सा एनर्जी हुआ, रुका हुआ है यानी काइनेटिक जीरो हुआ। काइनेटिक में जीरो यानी किसके क्या एनर्जी बचा, ओनली पोटेंशियल एनर्जी। अगर ये बोल देता, अगर ये क्वेश्चन चेंज कर देता, बोलता कि एनर्जी स्टोर इन रिवर वाटर, तो पता है एनर्जी आंसर क्या होता, तो होता है काइनेटिक एनर्जी। क्यों, क्योंकि रिवर वाटर में पानी क्या चलते रहता है ना हमेशा, नदी के पानी में पानी का वेलोसिटी होता है, पानी चलता है, रुकता नहीं है। तो मूविंग करना, ड्यू टू मूवमेंट के कारण जो एनर्जी होता है उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो उस केस में ऑप्शन नंबर सी होना था, लेकिन नहीं बोला स्टोर, यानी रुका हुआ है, रुका हुआ जो कोई भी बॉडी अगर रुका हुआ है उसके अंदर जो एनर्जी होता है उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नाउ डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 और लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का ये। ए बॉडी इज फॉलिंग फ्रॉम ए हाइट h, इट हैज़ फॉलन h/2 इट्स पोजेस। देखिए बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। चलिए ये रहा ऑब्जेक्ट, चलिए ये रहा हम लोग का ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, हाइट है h, तो इसके पास जो एनर्जी है वर्तमान वो है mgh, ठीक है। अगर इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा गिरा दिया मैंने, है ना, यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट गिर गया, ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँच गया, तो इसके बाद जो हाइट है h/2 बोला ना क्वेश्चन में, चलिए h/2। तो इस वक्त इसके बाद जो एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी वो कितना हो गया, m × g × h, h कितना है h/2, है ना। मतलब पहले एनर्जी था mgh जब पूरा h हाइट पे था, जब आधा हाइट गिर गया तो ज़मीन से h/2 इतना हाइट पर एनर्जी कितना होगा उसका mgh2। तो इसके अंदर क्या होगा, इट विल
ओनली पोटेंशियल एनर्जी, ओनली काइनेटिक एनर्जी, हाफ पोटेंशियल हाफ काइनेटिक, या मोर काइनेटिक लेस पोटेंशियल। देखिए स्टूडेंट्स, टोटल एनर्जी होता है ना, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। आपको पता होना चाहिए। और एक बात आपको पता होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू होता है कांस्टेंट। मतलब क्या? मतलब एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, जस्ट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यानी अगर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा, या काइनेटिक एनर्जी अगर इंक्रीज हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा, क्योंकि दोनों को प्लस करने में जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। अगर जस्ट फॉर एग्जांपल हमने लिया हूँ कि अगर एच हाइट पे ना, एच हाइट पे तो ऑब्जेक्ट रुका हुआ था ना, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बताइए? 0 जूल होगा। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट काइनेटिक एनर्जी 0 जूल है, फॉर एग्जांपल पोटेंशियल एनर्जी 10 है, तो बताइए आंसर क्या होगा? 10 होगा कि नहीं होगा? 0 + 10 10। तो बोला है अगर एग्जाम्पल, अगर काइनेटिक एनर्जी यहाँ देखिए, अगर काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर अगर 10 हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होना पड़ेगा? 0 होना पड़ेगा। तभी दोनों को प्लस करने पे आंसर 10 आएगा। ये तो कांस्टेंट वैल्यू है ना। तो क्या समझ में आया कि काइनेटिक एनर्जी अगर आधा हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? आधा हो जाएगा, आधा बढ़ जाएगा। यानी लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। अगर मान लिया 10 जूल पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुआ है, क्या हुआ है? LOSS लॉस हुआ है। इसका मतलब 10 जूल काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ है? गेन हुआ है। GAIN गेन हुआ है ना। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ देखिए, पहले पोटेंशियल एनर्जी ना, पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट केस में कितना था? mgh था। आधा गिरने के बाद सेकेंड पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया? mgh/2 हो गया कि नहीं? अब बताइए कितना लॉस हुआ? माइनस कीजिए ना आप। mgh माइनस mgh/2 कितना मिलेगा? mgh/2 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये रहा। तो इतना लॉस हुआ है ना, इतना लॉस हुआ, यानी इतना क्या हुआ? mgh/2 लॉस हुआ, यानी कि गेन कितना हुआ? mgh/2 क्या हुआ? गेन हुआ। जितना लॉस हुआ पोटेंशियल एनर्जी उतना गेन हुआ क्या? काइनेटिक एनर्जी उतना गेन हुआ, है ना। जितना पोटेंशियल एनर्जी लॉस उतना काइनेटिक एनर्जी गेन। अगर ये भी आपको समझ में नहीं आया, चलिए बार बार कोशिश करेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं। चलिए, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट। चलिए ये हो गया कांस्टेंट, ठीक है, ये हो गया कांस्टेंट। अगर काइनेटिक एनर्जी 0 है और पोटेंशियल एनर्जी 10 है तो टोटल कांस्टेंट वैल्यू कितना हो गया? 10 हो गया, जो कि फिक्स होता है। अगर काइनेटिक एनर्जी 0 से 5 हो गया, यानी 5 इंक्रीज हुआ ना, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? टेल मी, पोटेंशियल क्या होगा? 10 से 5 कम आएगा कि नहीं? तभी तो आंसर 10 कांस्टेंट आएगा। क्या समझ में आया? ये 0 से 5 हो रहा है, यानी इंक्रीज +5 ना, प्लस का सिंबल यूज किया, इंक्रीज हो रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है? -5 डिक्रीज हो रहा है। क्या समझे? जितना प्लस हो रहा है उतना ही माइनस हो रहा है, यानी काइनेटिक एनर्जी जितना इंक्रीज, पोटेंशियल एनर्जी उतना ही डिक्रीज। वही तो हो रहा है यहाँ पर। पोटेंशियल एनर्जी जितना डिक्रीज हो रहा है उतना ही काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा, यानी हाफ पोटेंशियल हाफ काइनेटिक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे साउंड चैप्टर का एनसीईआरटी एग्जाम्पल। थैंक यू।